नमस्कार, संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में हम लोग जो विश्व भूगोल के संदर्भ में जो स्थान खबरों में रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। पहला है आर्कटिक ध्रुवीय रेशम मार्ग और उत्तरी समुद्री मार्ग। अब पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो नॉर्दर्न सी रूट है और जो पोलर सिल्क रोड है वह क्या है। इसको समझने के लिए पहले समझिए। पहले उत्तरी समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी दी गई है। नॉर्दर्न सी रूट रूस के आर्कटिक तट के साथ 5,600 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है और एशिया और यूरोप के बीच 30 से 40% छोटा, तेज और अधिक कुशल शिपिंग मार्ग प्रदान करता है। इतनी बात समझने के बाद अब इस मानचित्र पर आइए। इस मानचित्र पर आप लोग यहां पर अफ्रीका को देख रहे होंगे। ये अफ्रीका है, ये यूरोप का हिस्सा हो गया और ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये रूस का हिस्सा हो गया या एशियन कॉन्टिनेंट हो गया। तो जो नॉर्दर्न सी रूट है, जो उत्तरी समुद्री मार्ग है, वह भौतिक रूप से अस्तित्व में एक शिपिंग रूट है जो कि आप लोग देखेंगे कि इस यूरोप के इस भाग से लेकर और यहां तक रूस के उत्तरी भाग में आर्कटिक सागर के किनारे किनारे होता हुआ और पूर्वी एशिया तक विस्तृत है। इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सी रूट या फिर एनएसआर। अब दूसरा एक शब्द यहीं पर आया हुआ है, ध्रुवीय रेशम मार्ग। ध्रुवीय रेशम मार्ग को कहा जाता है पोलर सिल्क रोड। पोलर सिल्क रोड। अब ये क्या है इसे भी समझ लीजिए। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि जो नॉर्दर्न सी रूट है, उत्तरी समुद्री मार्ग है, वह एक शिपिंग मार्ग है और भौतिक रूप से अस्तित्व में विद्यमान है। उसी उत्तरी समुद्री मार्ग का प्रयोग करने और उसका विकास करने के लिए चीन द्वारा एक स्ट्रेटजिक पहल शुरू की गई है और वह स्ट्रेटजिक पहल 2013 में चीन द्वारा शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत शुरू की गई है। उसी पहल का नाम है पोलर सिल्क रोड। अब ये बात समझने के बाद ये भी समझ लीजिए कि ये खबरों में क्यों बनी हुई है। पोलर सिल्क रोड या फिर नॉर्दर्न सी रूट क्यों चर्चा में बने हुए हैं, ये भी समझ लीजिएगा। आप लोग जानते ही हैं कि वर्तमान समय में इधर इजराइल का हिस्सा हो गया, ईरान का हिस्सा हो गया। तो इजराइल यूएस एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, इनके बीच में युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर, वहां पर व्यवधान है। वहां से अभी पिछले कुछ समय से जो जहाजों की आवाजाही थी वह बंद थी। इसके साथ साथ ईरान ने धमकी दी कि अगर यूएस ने ईरान के जहाजों की अगर जो नाकेबंदी है, ब्लॉकेड है, अगर उसको नहीं बंद किया तो ईरान यमन में अपने हूथी सहयोगियों के साथ मिलकर जो लाल सागर के दक्षिणी भाग में बाबल मंदब का एरिया है उसको भी ब्लॉक कर देगा। और अगर बाबल मंदब ब्लॉक हो जाएगा तो उससे सुएज नहर वाला जो मार्ग है वह भी ब्लॉक हो जाएगा। इसी वजह से जो शिपिंग कंपनियां हैं, जो नौ परिवहन कंपनियां हैं, वे इस नॉर्दर्न सी रूट पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं कि अगर इस नॉर्दर्न सी रूट का हम लोग प्रयोग करें तो इससे दूरी में भी कमी आएगी, यूरोप के बीच में, रूस के बीच में, पूर्वी एशिया के बीच में लागत में भी कमी आएगी और परिवहन समय में भी कमी आएगी। इसी वजह से ये नॉर्दर्न सी रूट खबरों में बना हुआ है। अब इतनी बात, इतनी ओवरव्यू समझने के बाद अब पढ़ लेते हैं कुछ चीजों को। अब पढ़ लीजिए, जो उत्तरी समुद्री मार्ग है नॉर्दर्न सी रूट, रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित लगभग 5,600 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है। ये पश्चिम में नोवाया जेमलिया, जो कि रूस का एक पेनिनसुला है, रूस का एक प्रायद्वीपीय भाग है, नोवाया जेमलिया के जलडमरू मध्य से शुरू होकर पूर्व में बेरिंग जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। अब अगली जानकारी ध्रुवीय रेशम मार्ग के बारे में है। ध्रुवीय रेशम मार्ग का कॉन्सेप्ट क्या है? यह एक रणनीतिक पहल है जो कि चीन की 2013 में शुरू की गई ओबोर परियोजना, वन बेल्ट वन रोड परियोजना, या जिसका बाद में नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया गया था, बीआरआई, जो कि चीन की एक महत्वाकांक्षी आधार संरचना परियोजना है अफ्रीका, एशिया, यूरोप के देशों को कनेक्ट करने के लिए, और इसे चीन द्वारा 2013 में शुरू किया गया था। तो इस चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, या जिसका नया नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन की एक रणनीतिक पहल है
और इस रणनीतिक पहल के तहत ही इस उत्तरी समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जाएगा और इसका विकास किया जाएगा। और किन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा? ये केवल एक नौवहन मार्ग नहीं है, बल्कि इसमें आर्कटिक क्षेत्र में बंदरगाहों का विकास किया जाएगा, पनडुब्बी, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना और प्राकृतिक संसाधनों का संयुक्त निष्कर्षण इत्यादि भी शामिल है। ये एक पहल है, ध्रुवीय रेशम मार्ग एक पहल है जो कि BRI इनिशिएटिव के तहत चीन के द्वारा शुरू की गई है। और इस इनिशिएटिव के तहत उत्तरी समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जाएगा और विकास किया जाएगा और उसके साथ साथ आधार संरचना का विकास किया जाएगा। ये अंतर है उत्तरी समुद्री मार्ग में और पोलर सिल्क रोड में। इतनी बात समझने के बाद अब समझ लीजिए ये चर्चा में क्यों बनी हुई है। पहला कारण मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस समय जो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, या जो एशियन की गल्फ कंट्रीज हैं, एशिया महाद्वीप की, उन कंट्रीज के लिए जो शिपिंग है उसमें व्यवधान आ रहा है, क्योंकि हार्मुज की जो खाड़ी है, या जो हार्मुज का जो जलडमरू मध्य है फारस की खाड़ी के निकट में, वहां पर ईरान के द्वारा कुछ व्यवधान किया गया, जिसकी वजह से वहां पर शिपिंग प्रतिबंधित रही, जहाजों की आवाजाही प्रतिबंधित रही। इसके साथ साथ ईरान के द्वारा फिर धमकी दी गई कि अगर यूएस ने नाकेबंदी बंद नहीं की तो वह अपने सहयोगी, या यमन में अपने सहयोगी हूथियों के सहयोग से वह लाल सागर के दक्षिण में बाब अल मंदब को ब्लॉक कर देगा। और अगर बाब अल मंदब ब्लॉक हो जाता है तो एशिया के क्षेत्रों से होने वाली जो शिपिंग है, भूमध्य सागर होते हुए, सुएज नहर होते हुए यूरोपियन कंट्रीज तक, वह बंद हो जाएगी। इससे समस्या और हो जाएगी। इसी वजह से जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्होंने ध्यान दिया है कि इन सब मार्गों पर निर्भरता खत्म करने के लिए हमें इस नॉर्दर्न सी रूट को यूटिलाइज करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए, इसका विकास करना चाहिए। इसी वजह से ये खबरों में बना हुआ है। और खबरों में बने रहने का एक कारण ये भी है कि 2025 के अंत में रूस ने घोषणा की कि उसने यमल LNG और आर्कटिक LNG 2, ये 2 गैस प्लांट हैं रूस के, इन प्रोजेक्ट से चीन को रिकॉर्ड मात्रा में गैस निर्यात किया है। इसके अलावा रेड सी, लाल सागर में अस्थिरता के कारण वैश्विक शिपिंग कंपनियों ने NSR को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखना शुरू किया है। इसी वजह से नॉर्दर्न सी रूट चर्चा में बना हुआ है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी पढ़ लीजिए। ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, ये सुएज नहर मार्ग की तुलना में ये मार्ग पूर्वी एशिया और उत्तरी यूरोप के बीच की दूरी को लगभग 40% तक कम कर देता है। और इसके साथ साथ ये वैश्विक रसद या परिवहन लागत में कमी करता है और जस्ट इन टाइम डिलीवरी, इसका मतलब है कि समयबद्ध परिवहन को सुनिश्चित करता है। तो दूरी भी कम हो गई, लागत भी कम हो गई और समयबद्ध परिवहन भी सुनिश्चित हुआ। ये सारे फायदे हैं इस नॉर्दर्न सी रूट के, इसी वजह से इसको प्रेफरेंस दी जा रही है। कुछ और इसके बारे में जानकारी। भू राजनीतिक तालमेल। रूस के पास सबसे बड़ा परमाणु संचालित आइस ब्रेकर बेड़ा है, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर। अब न्यूक्लियर पावर्ड जो आइस ब्रेकर है उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पर कि ये वाला जो नॉर्दर्न सी रूट का भाग है ये उच्च अक्षांशों में स्थित है और यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इस वजह से ये जो आर्कटिक सागर का जो भाग है यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, तो शिपिंग के लिए जरूरी है कि बर्फ हटाई जाए। तो रूस के पास क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर का बेड़ा है। और चीन के पास क्या है? चीन के पास तकनीक है और निवेश करने के लिए धन है, जबकि चीन के पास आवश्यक निवेश और तकनीक है, धन भी है, तकनीक है। इस वजह से रूस और चीन के बीच में ये एक अनुकूल और फायदे का सौदा है। ये नो लिमिट पार्टनरशिप पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। अगली जानकारी है संसाधन कूटनीति। आर्कटिक में विश्व के अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन भंडार का, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि का, अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन भंडार का लगभग 22% हिस्सा मौजूद है और चीन का निवेश रूस के सुदूर उत्तर के विकास के लिए जीवनदान साबित हो रहा है। और अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो सोवियत काल में, जब सोवियत संघ का USSR का विघटन नहीं हुआ था, जो रशिया का क्षेत्र है वह पहले USSR था, सोवियत संघ था, तो उसी समय में 1932 में उत्तरी समुद्री मार्ग प्रशासन की स्थापना की गई थी और 2018 में चीन द्वारा अपनी आधिकारिक आर्कटिक नीति जारी करने के बाद इस NSR को ही ध्रुवीय रेशम मार्ग नाम दिया गया, जो कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत शुरू की गई एक पहल है। ये जानकारी थी उत्तरी समुद्री मार्ग और पोलर सिल्क रूट के बारे में। अगली जानकारी है यहां पर, अच्छा ये कुछ हिस्सा कट गया है, बाब अल मंदब के बारे में। लाल सागर और बाब अल मंदब के बारे में यहां पर जानकारी है।
मैं लिख दे रहा हूं। लाल सागर और बाबल मंदब के बारे में। पहले समझ लीजिए कि बाबल मंदब और लाल सागर हैं कहां पे और इनकी लोकेशन है कहां पे। मैं आपको एक मानचित्र दिखा रहा हूं, इस मैप को देखिए और इस मैप में पहले ये जो इनसेट में हिस्सा दिया गया है इसको देख लीजिए। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है इधर ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो यहाँ पर सऊदी अरब का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर यमन का क्षेत्र हो गया, इधर आप देखेंगे तो इजिप्ट मिस्र का क्षेत्र हो गया, सूडान का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर एरिट्रिया का क्षेत्र हो गया, जिबूती का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर सऊदी अरब, इधर इजिप्ट, सूडान के बीच में ये वाली जो वाटर बॉडी देख रहे हैं ये रेड सी का क्षेत्र है। इसी को हिंदी में कहा जाता है लाल सागर। और लाल सागर के दक्षिण में जो हिस्सा है वह एक संकीर्ण हिस्सा है। यहीं पर है बाबल मंदब का एरिया जो कि गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी से होते हुए लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। अब इसी मैप को मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जो हिस्सा यहां पर ये जो दिखाया गया है इसी हिस्से को बड़ा करके यहां पर दिखाया गया है। अब आप यहां पर देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है रेड सी का हो गया, लिखा हुआ भी है लाल सागर। इधर गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी, और इसके आगे अरब सागर का क्षेत्र है। इसके बीच में ये वाला जो संकीर्ण क्षेत्र है इसी को कहा जाता है बाबल मंदब स्ट्रेट, जो कि लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन होते हुए अरब सागर को जोड़ता है। इसी के बारे में जानकारी दी गई है। और ये जो बाबल मंदब का एरिया है ये एक बहुत ही संकीर्ण एरिया है, नैरो पैसेज है। और गल्फ ऑफ अदन होते हुए लाल सागर, फिर लाल सागर से आगे स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे से या एशिया महाद्वीप से अरब सागर और अदन की खाड़ी होते हुए, बाबल मंदब होते हुए लाल सागर और भूमध्य सागर होते हुए यूरोप तक पहुंचा जा सकता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात एक और भी है कि एक संकीर्ण क्षेत्र है। इस संकीर्ण क्षेत्र के बीच में एक पेरिम आइलैंड भी है। इस पेरिम आइलैंड पर यमन का अधिकार है और ये जो पेरिम आइलैंड है ये इस बाबल मंदब को दो भागों में विभाजित करता है। इधर वाला हिस्सा हो गया, इसको कहा जाता है वेस्टर्न, इधर वाले को कहा जाता है ईस्टर्न चैनल और इधर वाले को कहा जाता है वेस्टर्न चैनल। तो पूरी लोकेशन देखने के बाद अब आप कुछ बातों को पढ़ लीजिएगा। बाबल मंदब जलसमूह मध्य लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर स्थित है। उत्तर पूर्व में यमन, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा और दक्षिण पश्चिम में जिबूती व एरिट्रिया के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है। बाबल मंदब का शाब्दिक अर्थ है आंसुओं का द्वार और यह विश्व का तीसरा सबसे व्यस्त तेल मार्ग है। ये उत्तर में स्वेज नहर और दक्षिण में अदन की खाड़ी के बीच एक अनिवार्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो यूरोप और एशिया के बीच की समुद्री दूरी को केप ऑफ गुड होप की तुलना में लगभग 7,000 किलोमीटर कम कर देता है। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि अगर ये केप ऑफ गुड होप होकर पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर अगर यूरोप जाएंगे तो 7,000 किलोमीटर की दूरी और चलनी पड़ेगी, जबकि अगर एशिया से यूरोप जाना है तो इधर बाबल मंदब से लाल सागर से स्वेज नहर होते हुए यूरोप तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है और दूरी घटकर 7,000 किलोमीटर तक घट गई है। पूरा चक्कर लगाकर जाएंगे तो 22,000 किलोमीटर की दूरी है, इधर से जाएंगे तो 15,000 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अब ये चर्चा में क्यों है? वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में हुए क्षेत्रीय समझौतों के बावजूद लाल सागर में ग्रे जोन वारफेयर की घटनाएं जारी हैं। ग्रे जोन वारफेयर क्या होता है कि स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इसमें युद्ध शामिल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि दो देश या दो देशों की सेनाएं एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सम्मिलित हों। ग्रे जोन में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष या शैडो वार जारी रहता है, एक दूसरे की गोपनीय जानकारी चुराना, इसके अलावा जासूसी करवाना, साइबर अटैक करना, इस तरीके की घटनाएं जारी रहती हैं और दो देश या जो भी सम्मिलित पक्ष हैं एक दूसरे के प्रति संघर्षरत रहते हैं। उसी को कहा जाता है ग्रे जोन वारफेयर। वर्ष 2025 के उत्तरार्ध में हुए क्षेत्रीय समझौतों के बावजूद लाल सागर में ग्रे जोन वारफेयर की घटनाएं जारी हैं। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अंकटाड ने चेतावनी दी है कि समुद्री मार्ग में
निरंतर अनिश्चितता के कारण वैश्विक स्तर पर अनाज और ऊर्जा की कीमतों में 3 से 5% की वृद्धि देखी गई है। और उसका एक कारण क्या है कि इस क्षेत्र में एक तो संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं, दूसरा अभी हाल ही में ईरान ने धमकी दी है कि अगर यूएस ने नाकेबंदी बंद नहीं की तो वह हूथी विद्रोहियों के सहयोग से बाबल मंदब को भी ब्लॉक कर देगा। इस वजह से और ज़्यादा संकट की स्थिति बनी हुई है कि अगर ये वाला हरमुज के बाद अगर ये वाला भी रास्ता बंद हो गया तो जहाज़ों की आवाजाही रुक जाएगी, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में संकट उत्पन्न हो सकता है, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि का ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आएगी। अब इसके बारे में कुछ और बातें पढ़ लीजिएगा। जो स्वेज लाल सागर गलियारा है वह विश्व के कंटेनर शिपिंग का लगभग 25 से 30% वहन करता है। बाबल मंदब में असुरक्षा का अर्थ है कंटेनर इंडेक्स का बढ़ना, जिससे कंटेनर इंडेक्स का मतलब होता है कि वहां से गुजरने के लिए जो भाड़ा इत्यादि देना पड़ता है उसका बढ़ना, जिससे ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए सप्लाई चेन या आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है। अगली जानकारी है ऊर्जा सुरक्षा का ये केंद्र है। मध्य पूर्व से यूरोप की ओर जाने वाला अधिकांश कच्चा तेल और एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस का परिवहन इसी मार्ग से होता है। सऊदी अरब और इराक के लिए मार्ग उनके निर्यात की जीवन रेखा है। और इसके अलावा डिजिटल भू राजनीति, ये क्षेत्र 16 से 18 प्रमुख अंडर सी इंटरनेट केबलों SMW जैसे साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया की केबलें, AAE1 ये केबल के नाम है जिन जिन क्षेत्रों के लिए ये डाली गई हैं। तो जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स हैं उनका संगम है। जल डमरू मध्य में कोई भी सैन्य गतिविधि वैश्विक इंटरनेट डेटा प्रवाह को प्रभावित कर सकती है, जिससे बैंकिंग और क्लाउड सेवाओं पर भी संकट आ सकता है। ये सारे इस बाबल मंदब के महत्व हैं। अगली जानकारी है लिथियम ट्रायंगल के बारे में। लिथियम एक खनिज है जिसका उपयोग वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज वगैरह बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, आप लोग पढ़ते होंगे कि वर्तमान समय में ईवी का, मोबाइल फ़ोन का, टैबलेट का, कंप्यूटर्स का बहुत अधिक प्रचलन बढ़ गया है, तो उनमें जो बैटरीज इस्तेमाल की जाती हैं उसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। तो लिथियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज बनकर उभरा है वर्तमान समय में। तो लिथियम ट्रायंगल के बारे में जानकारी दी गई है। ये लिथियम ट्रायंगल है कहाँ पर, पहले ये समझ लीजिए। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक फोटो लिया है बीच से, जिससे ये बीच से मैंने इसलिए ले लिया कि जिससे एक ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को क्लियर दिख जाए। आप लोग देख पा रहे होंगे ये ब्राजील का क्षेत्र हो गया, ये पेरू का क्षेत्र हो गया, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना का क्षेत्र हो गया। इसमें जो लिथियम ट्रायंगल है, इसमें जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला जो एरिया, इस क्षेत्र में लिथियम के भंडार बहुत अधिक हैं और ये क्षेत्र वर्तमान समय में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों में फैला हुआ है। इधर वाला क्षेत्र चिली है, इधर वाला क्षेत्र बोलिविया है और इधर वाला जो क्षेत्र है वह अर्जेंटीना देश के अंतर्गत आता है। इसी के बारे में कुछ जानकारी ली गई है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। इन देशों के मिलन स्थल पर इस वाले क्षेत्र में लिथियम के भंडार बहुत अधिक हैं। इसी को कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। अब संदर्भ एवं परिचय कुछ बातें समझ लीजिए। लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका के इंडीज क्षेत्र में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली की सीमाओं के संगम पर स्थित है। इसे हम लोगों ने देख लिया था। विश्व के ज्ञात लिथियम भंडार का लगभग 54%, विश्व के ज्ञात जो कुल लिथियम भंडार है उनका आधे से अधिक इसी क्षेत्र के नमक के मैदानों, जिन्हें सलार्स कहा जाता है, जो साल्ट फ्लैट्स हैं, उनमें पाया जाता है लिथियम। और उन साल्ट फ्लैट्स को जिनमें लिथियम पाया जाता है उनको सलार कहा जाता है, SALAR, सलार्स में पाया जाता है। लिथियम को इसकी चमक और बढ़ती मांग के कारण सफेद सोना कहा जाता है। लिथियम जो खनिज है उसको जब निष्कर्षित किया जाता है तो वो चमकता हुआ सफेद रंग का दिखाई देता है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। अब ये चर्चा में क्यों बना हुआ है इसको समझ लीजिए। फरवरी 2026 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने क्रिटिकल मिनरल ट्रेडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव दिया है ताकि चीन के लिथियम प्रसंस्करण प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का सबसे अधिक, अगर एकमात्र देश की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा जो उसकी प्रोसेसिंग है वह सबसे ज्यादा चाइना में होती है। तो चाइना के लिथियम प्रोसेसिंग में प्रभुत्व को कम करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने क्रिटिकल मिनरल ट्रेडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस वजह से ये जो लिथियम ट्रायंगल है ये चर्चा में बना हुआ है। अगला, भारत का जुड़ाव। भारत की सरकारी कंपनी काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड,
ये जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, ये कई कंपनियों के मिलने से बनी हुई एक कंपनी है और इस कंपनी का काम ये है कि विदेशों में खनिजों के निष्कर्षण पर ध्यान देना या विदेशों में खनिजों का निष्कर्षण करना और भारतीय हितों की पूर्ति करना। तो भारत की जो सरकारी कंपनी है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में जनवरी 2026 में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में लिथियम ब्लॉक के विकास के लिए पहले चरण का ड्रिलिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये भी एक कारण है इस लिथियम ट्रायंगल के चर्चा में बने रहने का। अगली जानकारी, और क्या क्या महत्व है इस लिथियम ट्रायंगल के। आर्थिक महत्व, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और अक्षय ऊर्जा का मतलब हो गया रिन्यूएबल एनर्जी भंडारण के लिए लिथियम अपरिहार्य है और वर्तमान समय में चिली विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि अर्जेंटीना 2027 तक उसे पीछे छोड़ने की राह पर है। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चीन प्रसंस्करण और शोधन में 60 से 70% नियंत्रण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला पर हावी है या प्रभावी है, क्योंकि उत्पादन तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर इसके बाद कहाँ होता है, चिली में, लेकिन जो उसकी प्रोसेसिंग है, रिफाइनिंग है लिथियम की, उसमें 60 to 70% जो शेयर है वह चाइना का है। अमेरिका व पश्चिम खनिज सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से फ्रेंड शोरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। ये फ्रेंड शोरिंग क्या होता है कि जो अमेरिका है वह अपने आर्थिक सहयोगियों और व्यापारिक सहयोगियों के सहयोग से, जो उसके सहयोगी देश हैं उनके सहयोग से वह लिथियम के खनन को और लिथियम के विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही बात लिखी है कि खनिज सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से फ्रेंड शोरिंग का मतलब यही होता है कि जो आर्थिक व्यापारिक सहयोगी होते हैं उनके माध्यम से जो खनिज होते हैं उनके विकास, उनके निष्कर्षण को बढ़ावा देना। तो खनिज सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से फ्रेंड शोरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं अमेरिका और पश्चिमी देश, जिससे कि चीन पर निर्भरता कम हो और चीन का प्रभुत्व कम हो। अगली जानकारी है थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में। इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये अंटार्कटिका के पश्चिमी भाग में एक ग्लेशियर है। अब पहले इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। थ्वेट्स की लोकेशन देखने के लिए पहले आप इस छोटे वाले मैप को देखिए। इस मैप को जब आप देखेंगे तो आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर से, ये अंटार्कटिका महाद्वीप का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये पाल्मर पेनिनसुला हो गया। इस अंटार्कटिका महाद्वीप के इस पश्चिमी भाग में ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये है थ्वेट्स ग्लेशियर का। अब अगर इसको और बड़े मानचित्र पर देखना है तो यहां पर आ जाइए। ये वाला जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं, ये थ्वेट्स ग्लेशियर का हिस्सा है। और आपने समझ लिया कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत एक स्थलीय भूभाग है जिसके ऊपर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है, उस अंटार्कटिका महाद्वीप के ये पश्चिमी भाग में अवस्थित है ग्लेशियर। अब ये खबरों में क्यों बना हुआ है? मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, एडिनबर्ग जो कि यूके के एक प्रोविंस स्कॉटलैंड की कैपिटल सिटी है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने उपग्रह डेटा के आधार पर चेतावनी दी है कि थ्वेट्स ग्लेशियर से बर्फ के नुकसान की दर 2067 तक 180 से 200 गीगाटन प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है, जो वर्तमान पूरे अंटार्कटिक बर्फ के नुकसान के बराबर है। बहुत तेजी से यहाँ पर बर्फ मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इस वजह से ये खबरों में बना हुआ है। अगला है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने ग्लेशियर की ग्राउंडिंग लाइन वह क्षेत्र होता है जहां बर्फ समुद्र के तल को छोड़ती है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने ग्लेशियर की ग्राउंडिंग लाइन पर 1000 मीटर गहरा छेद करके गर्म समुद्री जल के प्रभाव का अध्ययन शुरू किया है, इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है। कुछ और बातें पढ़ लीजिए इसके बारे में। इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है, ये तो आपने समझ लिया कि लोकेशन कहां पर है, ये भी आपने समझ लिया कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। अब थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में कुछ और जानकारी पढ़ लीजिए। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? थ्वेट्स ग्लेशियर पश्चिम अंटार्कटिका बर्फ की चादर के लिए एक कॉर्क, एक ढक्कन की तरह कार्य करता है। यदि यह पिघलता है तो पीछे स्थित अन्य ग्लेशियरों के समुद्र में गिरने की गति तेज हो जाएगी, जिससे समुद्र स्तर 3 मीटर तक बढ़ सकता है। ये बात बताना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा थ्वेट्स ग्लेशियर का, अगर ये ग्लेशियर का हिस्सा पिघल गया तो इसके पीछे जो ग्लेशियर है, इसके पीछे जो बर्फ जमी हुई है वह और तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी
और जिसकी वजह से वह बर्फ पिघलेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो जो तटीय भाग है, जो द्वीपीय क्षेत्र है, उनके डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये जो शेष भाग है अंटार्कटिका का या पश्चिमी भाग में, यहाँ पर ये एक ढक्कन रुकावट की तरह कार्य करता है, थ्वेट्स ग्लेशियर। इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद अगली जो जानकारी दी है वह सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में दी गई है। समुद्र स्तर में मात्र 65 सेंटीमीटर थ्वेट्स के पूरी तरह पिघलने पर की गई वृद्धि से, अगर समुद्र स्तर में मात्र 65 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए, जो कि केवल पूरे अंटार्कटिका की बात नहीं हो रही है, केवल थ्वेट्स ग्लेशियर के पिघलने से पूरे जो समुद्र हैं उनका जल स्तर 65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। तो अगर 65 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है तो जो तटीय भाग हैं, जैसे मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, शंघाई जैसे मेगा सिटीज के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे करोड़ों जलवायु शरणार्थी पैदा होंगे। जब शहर ही नहीं रहेंगे तो इनमें जो रहने वाले लोग हैं वे अन्य क्षेत्रों की ओर विस्थापित होंगे। ये एक सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित वैश्विक चिंता बनी हुई है। अगली जानकारी वैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में दी गई है। हालिया शोध के अनुसार ग्लेशियर के नीचे गर्म समुद्री धाराएं बर्फ को अंदर से खोखला कर रही हैं, जिसके इसकी संरचनात्मक अखंडता कमजोर हो रही है। जो नीचे नीचे इसके गर्म जलधाराएं प्रभावित हो रही हैं, जिनकी वजह से भी इस क्षेत्र में तेजी से बर्फ पिघलती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का तो प्रभाव है ही, इसके अलावा इस क्षेत्र में नीचे गर्म समुद्री धाराएं प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते भी इस क्षेत्र में जो बर्फ है वह तेजी से पिघल रही है। ये जानकारी थी थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में। अगली जानकारी है पनामा नहर जल संकट के बारे में। पहले तो पनामा नहर को समझ लीजिए। इस मानचित्र को देखिए और इस मानचित्र का जो छोटा हिस्सा है पहले इसे देखिए। यहां पर ये वाला हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र हो गया। ये मैक्सिको का हिस्सा हो गया, मैक्सिको से ऊपर यूएसए का क्षेत्र हो गया। यहां पर कैरिबियन सी हो गया, इधर पैसिफिक ओशियन का भाग है, इधर अटलांटिक ओशियन का भाग है। यहां पर इस वाले भाग में, और ये पूरा जो भाग है ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र और ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, प्राकृतिक रूप से ये स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है। यहां पर पनामा का स्थल मध्य है, पनामा इस्थुमस है। स्थलीय भाग से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहां पर क्या किया गया है कि यहां पर कृत्रिम रूप से एक नहर बनाई गई है, और वह नहर बनाई गई है यूएसए के द्वारा 1914 में बनकर वो तैयार हुई थी। पहले फ्रांस ने प्रयास किया था, तो फ्रांसीसी लोग सफल नहीं हुए इस नहर को बनाने में। बाद में अमेरिका ने इस नहर को बनाया और ये नहर 1914 में बनकर तैयार हुई। और इसके बाद पनामा को ये काफी बाद में ट्रांसफर की गई। पहले इसका परिचालन जो था वह भी अमेरिका ने ही किया, और इसके बाद 1999 के समय में ये पनामा को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दी गई। तो ये तो कहानी है पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर के बीच में, पनामा जो नहर है वह स्थलीय भागों से घिरी हुई है, उसे कृत्रिम रूप से काट के यहाँ पे नहर बनाई गई है। इसके बीच में एक झील भी है, और उस झील में आसपास के क्षेत्रों से आने वाली नदियों का जल गिरता है, मीठे पानी की झील है। अब जब जैसे मान लीजिए इधर अटलांटिक से किसी जहाज को अगर पैसिफिक की ओर जाना है, या पैसिफिक से अटलांटिक की ओर जाना है, तो क्या किया जाता है कि उस झील के तल को 26 मीटर तक उठाया जाता है ऊपर, उसमें मीठे पानी की आपूर्ति बढ़ा दी जाती है, जिससे कि जो जल स्तर है वह 26 मीटर तक ऊपर उठ जाता है, और 26 मीटर तक ऊपर उठने के बाद वह जहाज आसानी से पास हो जाता है। तो ये खबरों में क्यों बनी हुई है, उसका कारण ये है कि अभी हाल ही में 2024 के उत्तरार्ध में, या 2024 का जो साल था उसके बाद के समय में ला निना इफेक्ट की वजह से इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम हुई थी, शुष्क दशाएं उत्पन्न हो गई थी। शुष्क दशाएं उत्पन्न होने की वजह से ये जो पनामा नहर के बीच में जो लेक है, गटन लेक, उस झील में मीठे पानी की आपूर्ति कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो बड़े जहाज हैं उनका निकलना बंद हो गया था। लेकिन अभी फिर से जलापूर्ति संभव हो पाई है, जिसकी वजह से इस नहर को बड़े जहाजों के लिए भी खोल दिया गया है और पूरी तरह से इसको संचालन किया जा रहा है। इस वजह से ये खबरों में बनी हुई है। अब इतनी बात सुनने के बाद इसको और देख लीजिएगा। अभी हमने बड़े मानचित्र पर इसकी लोकेशन देखी थी। अब अगर हम इसका पूरा हिस्सा देखेंगे
तो आपको ये दिखाई देगा। इधर वाला जो हिस्सा है आप लोग देख रहे होंगे, ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा हो गया, प्रशांत महासागर का। इधर वाला जो हिस्सा हो गया वह कैरिबियन सी का हिस्सा हो गया, जो कि अटलांटिक महासागर का एक भाग है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो रेड कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पनामा कैनाल को दिखा रही है। ये जो स्थलीय भाग है, इसमें तो खुदाई करके इस चैनल को बनाया गया है, और बीच में इसके ये गैटन लेक भी है। इस गैटन लेक में स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। आसपास के क्षेत्रों से जो नदियां आती हैं, वे इस जल या इस झील में, गैटन लेक में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो जब बड़े जहाजों को निकालना होता है तो इसमें जलापूर्ति बढ़ाई जाती है, जिससे कि आसपास के जो स्थलीय भागों में जो जलमार्ग हैं उनमें जल स्तर ऊपर बढ़ जाए और ऊपर बढ़े हुए जल स्तर से बड़े जहाज पास हो जाए। इतनी सारी बात समझने के बाद अब आ जाइए टेक्स्ट पर। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के इस्थमस, इस्थमस का मतलब होता है जो ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे स्ट्रेट के बारे में, स्ट्रेट को हिंदी में कहा जाता है जलसंधि। जलसंधि का मतलब होता है कि दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली एक संकीर्ण जल का क्षेत्र, उसको कहा जाता है जलसंधि। जैसे हार्मुज स्ट्रेट है, तो हार्मुज स्ट्रेट एक तरफ फारस की खाड़ी को और एक तरफ अरब सागर को जोड़ती है। बाबल मंदब जलसंधि है, लाल सागर को और गल्फ ऑफ अदन होते हुए अरब सागर को जोड़ती है। तो जो ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, उसे जलसंधि कहा जाता है। स्थल संधि को इंग्लिश में कहा जाता है इस्थमस, और इसका मतलब होता है कि स्थल का ऐसा संकीर्ण क्षेत्र जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाले स्थल भाग को कहा जाता है पनामा स्थल संधि। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के इस्थमस या पनामा स्थल संधि के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक कृत्रिम 82 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। ये वैश्विक समुद्री व्यापार के 6% और अमेरिका के पूर्वी तट से एशिया जाने वाले व्यापार के 40% का प्रबंधन करता है। ये एक गुरुत्वाकर्षण आधारित लॉक सिस्टम है जो जहाजों को समुद्र स्तर से 26 मीटर ऊपर उठाकर गैटून लेक या गुटैन लेक, जो कुछ भी कहें, गैटून झील के माध्यम से पार करवाता है। प्रत्येक जहाज के पारगमन के लिए 50 से 52 बिलियन गैलन या 200 मिलियन लीटर ताजे पानी की आवश्यकता होती है, जो अंततः समुद्र में बह जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्थलीय भाग में खुदाई करके चैनल्स बनाए गए हैं, उनमें उस झील के माध्यम से, गैटन लेक के माध्यम से जल स्तर को 26 मीटर तक ऊंचा उठाया जाता है। तो इसका मतलब है कि एक जहाज को पास होने के लिए 200 मिलियन लीटर ताजे पानी की आवश्यकता होती है। अब आप सोचिए कि कितना ताजा पानी होना चाहिए उस झील में, तब बड़े जहाज इस क्षेत्र से निकल पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये खबरों में है कि वर्ष 2024-25 के भीषण सूखे के बाद अप्रैल 2026 में पनामा नहर प्राधिकरण ने पूर्ण परिचालन क्षमता बहाल की है। क्योंकि जब सूखा पड़ गया तो आसपास के क्षेत्रों से, नदियों से गैटन लेक में जल की कमी हो गई, और जल की कमी हो गई तो जल स्तर जो बाकी स्थलखंड में जो चैनल्स बने हुए थे उनमें 26 मीटर तक ऊंचा उठाया ही नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से जो परिचालन था उसको रोक दिया गया था। अब फिर से जलापूर्ति हुई है, तो फिर से अप्रैल 2026 में इस पनामा नहर प्राधिकरण ने पूर्ण परिचालन क्षमता बहाल की है। हालांकि ये बहाली अस्थायी है, क्योंकि लंबी अवधि के पूर्वानुमानों में ला निना के बाद पुनः शुष्क चरणों की चेतावनी दी है। जब ला निना और एल निनो दो परिस्थितियां हैं, एल निनो में क्या होता है कि दक्षिणी जो अमेरिका का क्षेत्र है उसके पश्चिमी किनारे पर गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर तो वर्षा बहुत अधिक होती है, लेकिन प्रशांत महासागर के पूर्वी तट के सहारे या जो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उसके किनारे वर्षा बहुत कम हो जाती है, सूखे की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ला निना के चलते ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि फिर से यहाँ पर वर्षा कम हो सकती है। इस वजह से ये जो बहाली की गई है पूर्ण परिचालन क्षमता की, ये अस्थायी है, क्योंकि लंबी अवधि के पूर्वानुमानों में ला निना के बाद पुनः शुष्क चरणों की चेतावनी दी है कि अगर ला निना आई तो वर्षा कम होगी, फिर से शुष्क दशाएं उत्पन्न हो सकती हैं। रणनीतिक मूल्य वृद्धि। हार्मुज और लाल सागर में भू राजनीतिक तनाव के कारण पनामा मार्ग की मांग में 30% की वृद्धि हुई है। क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर ली, हार्मुज भी काफी दिन तक ब्लॉक रहा और ईरान ने धमकी भी दी कि लाल सागर और अरब सागर, गल्फ ऑफ अदन के बीच में जो बाबल मंदब स्ट्रेट है उसे भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो व्यवधान बने हुए थे। इसकी वजह से जो पनामा जो कैनाल से होने वाला जो शिपिंग थी उसमें वृद्धि देखी गई। अत्यधिक मांग के कारण ट्रांजिट स्लॉट की नीलामी कीमतें $4 मिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई हैं।
जो ट्रांजिट स्लॉट है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी शिपिंग कंपनी के द्वारा जब किसी ऐसे क्षेत्र से, जैसे चाहे सुएज नहर हो गया, चाहे पनामा कैनाल हो गया, ऐसे किसी क्षेत्र से जब उनका कोई जहाज गुजरता है तो उस जहाज के गुजरने से पहले ही उस जहाज के गुजरने के लिए समय पर एक राशि देनी होती है उनको। एक तरीके से समझ लीजिए किराया देना होता है और उस किराए की नीलामी होती है, उसी को लिखा गया है ट्रांजिट स्लॉट। अत्यधिक मांग के कारण, क्योंकि पनामा जो कैनाल है उस रूट की मांग बढ़ गई, तो मांग बढ़ गई तो जहाजों के गुजरने के लिए जो राशि देनी होती थी उस राशि में भी काफी इजाफा देखने को मिला। अत्यधिक मांग के कारण ट्रांजिट स्लॉट या जहाजों के आवागमन के लिए जो राशि देनी पड़ती है, जो भुगतान करना पड़ता है, उसकी नीलामी कीमतें भी $4 मिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें अगर पनामा कैनाल की, तो 1880 के दशक में फ्रांसीसी विफलता के बाद सबसे पहले 1880 के समय में फ्रांस के लोगों ने इस क्षेत्र में इस कैनाल को, इस नहर को बनाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ एक बीमारी फैल गई और फ्रांस के काफ़ी सारे जो श्रमिक वहाँ काम कर रहे थे, वे मारे गए थे और फ्रांस ने फिर उसको छोड़ दिया, फिर उस पर काम आगे नहीं किया। इसके बाद अमेरिका ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और 1914 में ये पनामा कैनाल बनकर तैयार हुई और काफ़ी लंबे समय तक इसका परिचालन भी यूएसए के हाथ में रहा। 1999 में पूर्ण नियंत्रण पनामा को दिया गया था। विस्तार परियोजना, और इसके विस्तार के लिए अगला जो इसका एक्सपेंशन किया गया था वह 2016 में किया गया था। विस्तार परियोजना 2016, तीसरे सेट के लॉक्स का निर्माण किया गया 2016 में, ताकि दुनिया के 90% जहाज यहां से गुजर सके। अगली जानकारी है साहेल क्षेत्र और ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में। तो पहले तो साहेल क्षेत्र को देख लीजिएगा। आप ये देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का आपको मैप दिखाया गया है। आप लोग अपने एटलस में भी देखते होंगे इस क्षेत्र को। इसमें आप लोगों को ये जो दिखाया गया एरिया डार्क सैफ्रॉन कलर से, ये साहेल क्षेत्र है। ये जो साहेल क्षेत्र है ये सहारा मरुस्थल के दक्षिणी किनारे पर फैला हुआ एक अर्धशुष्क क्षेत्र है और ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से लेकर और पूर्वी किनारे तक फैला हुआ है। अब आप देखेंगे किन किन देशों में है, तो सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती इत्यादि देशों में इसका विस्तार है। अब ये खबरों में क्यों बना हुआ है? खबरों में बने होने का कारण ये है कि चूंकि ये पहले से ही अर्धशुष्क क्षेत्र है और इसके ठीक उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल का विस्तार धीरे धीरे करके दक्षिण की ओर हो रहा है। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का जो संगठन है उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकी संघ। उस अफ्रीकी संघ ने यह विचार किया क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस साहेल प्रदेश के दक्षिणी किनारे पर एक दीवार बनाई जाए, और वह दीवार किसकी होगी? वनस्पतियों की, वृक्षों की एक दीवार खड़ी कर दी जाए। वृक्षों की, वनस्पतियों की ग्रीनरी बढ़ा दी जाए, हरित आवरण बढ़ा दिया जाए और यहां से लेकर यहां तक एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इससे क्या होगा कि जो सहारा मरुस्थल का या जो मरुस्थलीकरण का जो विस्तार हो रहा है दक्षिण अफ्रीकी देशों की तरफ या इस क्षेत्र के दक्षिण की ओर, वह मरुस्थलीकरण का विस्तार रुक जाएगा। तो उस ग्रीनरी या उस हरित आवरण को ही ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका का नाम दिया गया है। तो इतनी जानकारी साहेल क्षेत्र और जो ग्रेट ग्रीन वॉल है उसको समझने के बाद अब कुछ बातें पढ़ लीजिए। पहले तो साहेल क्षेत्र को पढ़ लीजिए। साहेल उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और दक्षिण में सूडानियाई सवाना के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है और ये अर्धशुष्क क्षेत्र है। पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में जिबूती तक लगभग 5400 किलोमीटर की पट्टी में फैला हुआ है। ये बात आप लोगों ने पहले ही समझ ली है। अब ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है? अफ्रीकी संघ, और ये अफ्रीकी संघ क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक पूरे महाद्वीपीय संगठन है। उस संगठन को ही अफ्रीकी संघ का नाम दिया गया है। अफ्रीकी संघ के नेतृत्व वाली एक महत्वाकांक्षी पहल है और इसे 2007 में शुरू किया गया था। ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीकी संघ के नेतृत्व वाली एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य अफ्रीका की चौड़ाई में 8000 किलोमीटर लंबी पेड़ों की दीवार बनाकर मरुस्थलीकरण को रोकना और 100 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को फिर से रिस्टोर करना है, फिर से उसका पुनर्स्थापन करना है।
ये है ग्रेट ग्रीन वॉल। और 2007 में इसका शुरुआत की गई थी, इसकी परिकल्पना की गई थी और ये प्रयास किया गया था कि 2030 तक हम इसे पूरा कर लेंगे। लक्ष्य रखा गया था 2030 तक का, 2007 में शुरू करके। अब आप समझ लीजिए कि ये चर्चा में क्यों बनी हुई है। और अगर ग्रेट ग्रीन वॉल को दिखाना चाहे मानचित्र पर तो आप लोग देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये ग्रेट ग्रीन वॉल को दिखा रहा है। यहाँ पर साहेल क्षेत्र हो गया, इसके उत्तर में सहारा मरुस्थल हो गया, लिखा हुआ भी है सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट धीरे धीरे करके दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। अफ्रीकन यूनियन ने इस चिंता के समाधान के लिए ये विचार प्रस्तुत किया कि ऐसा किया जाए कि साहेल के दक्षिण में वृक्षों की एक कतार लगा दी जाए, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से लेकर और पूर्व तक विस्तृत होगी। इसे ही कहा गया ग्रेट ग्रीन वॉल। 2007 में शुरू करके 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करना था। अब आगे बढ़िए। वर्ष 2026 की शुरुआत में साहेल के 3 प्रमुख देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने साहेल राज्यों के गठबंधन को और मजबूत किया। जो क्षेत्रीय गठबंधन होते हैं विभिन्न देशों के, तो बुर्किना फासो, नाइजर और माली ने जो साहेल राज्यों का गठबंधन है उसको और मजबूत किया। इसके अलावा इस क्षेत्र में सैन्य तख्ता पलट कॉप्स, क्योंकि माली हो गया, चाड हो गया, नाइजर हो गया, बुर्किना फासो हो गया, सूडान हो गया, इन सब देशों में पिछले कुछ सालों से सैन्य तख्ता पलट हुए हैं। इनके बारे में एक प्रश्न भी पूछा गया था। इस सैन्य तख्ता पलट के बारे में एक प्रश्न 2024 की यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी गया था। तो इन देशों में सैन्य तख्ता पलट हुआ है और इन संघर्षों की वजह से ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल का जो काम था, एग्जीक्यूशन था, वह काफी डिले हो गया और अभी तक 2007 से शुरू होकर अभी तक कितना हो पाया है पढ़ लीजिए। इस क्षेत्र में सैन्य तख्तापलट और सशस्त्र विद्रोह के कारण ग्रेट ग्रीन वॉल का कार्यान्वयन बाधित हुआ है और हालिया रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा संकट के कारण इस ग्रेट ग्रीन वॉल का केवल 18 से 20% लक्ष्य ही पूरा हो सका है। इस वजह से ये खबरों में बनी हुई थी, ग्रेट ग्रीन वॉल और इसके अलावा साहेल क्षेत्र। अब कुछ और बातें समझ लीजिए। पर्यावरणीय संकट। साहेल दुनिया के उन क्षेत्रों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। यहाँ तापमान वैश्विक औसत से 1.5 गुना तेजी से बढ़ रहा है और उसके बढ़ने का कारण क्या है कि इसके ठीक उत्तर में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, जिससे भूमि क्षरण और जल की कमी बढ़ रही है। भू राजनीतिक परिवर्तन। पिछले कुछ वर्षों में साहेल में हुए सैन्य तख्तापलट ने पश्चिमी शक्तियों विशेषकर फ्रांस के प्रभाव को कम किया है और रूस की भूमिका को बढ़ाया है। इसके अलावा सुरक्षा, विकास, गठजोड़। संसाधनों की कमी से कुछ समुदाय जैसे किसान और चरवाहों के बीच संघर्ष को जन्म दिया है, जिसका फायदा उग्रवादी संगठन उठा रहे हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल का उद्देश्य न केवल पेड़ लगाना है बल्कि ग्रामीण विकास के माध्यम से इस सुरक्षा संकट को भी हल करना है। इसके बाद अगली जानकारी है क्लेरियन क्लिपर्टन जोन के बारे में। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन है कहां, पहले तो ये समझ लीजिए और ये समझाने के लिए मैं आपको एक मानचित्र दिखाता हूं। इस मानचित्र को देखिए, इसमें ये वाला हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देख रहे हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये मैक्सिको का हिस्सा है, पीले रंग से देख रहे हैं। मैक्सिको के इस तरफ देखेंगे तो आपको ये मध्य प्रशांत महासागर का एरिया दिखाई देगा। इस प्रशांत महासागर के इसी वाले भाग में है ये लिखा हुआ है क्लेरियन और क्लिपर्टन जोन। यहां पर देख रहे होंगे कि ये मैक्सिको लिखा हुआ है। मैक्सिको के पश्चिम में इस वाले भाग में है क्लेरियन और क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन। इसी के बारे में जानकारी दी गई है। अब इसके बारे में जानकारी क्या है इसे समझ लीजिए। आईएसए का मतलब हो गया इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी। आईएसए का 31वां सत्र मार्च 2026 में जमाइका की राजधानी है किंगस्टन। जमाइका जो कि कैरेबियन सी में एक छोटा द्वीपीय देश है, उसकी राजधानी है किंगस्टन। उस किंगस्टन में आईएसए का 31वां सत्र की बैठक संपन्न हुई, जिसमें माइनिंग कोड या खनन नियमों के मसौदों पर गहन चर्चा की गई। एक तो ये कारण है। दूसरा, अप्रैल 2026 में जूकीज जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार इस क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में कुछ नई क्रिस्टेशियाई प्रजाति की नई प्रजातियां खोजी गई हैं। इस वजह से भी ये क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो अभी मैंने आपको बताया कि
आईएसए या इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें माइनिंग कोड या खनन नियमों के मसौदे पर गहन चर्चा की गई। उसका एक कारण ये भी है, इससे संबंधित इस प्रकार से है कि इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं जो काफी अन्य उद्योगों में महत्वपूर्ण रूप से जिन्हें प्रयोग किया जाता है। इस वजह से ये क्षेत्र चर्चा में बना हुआ था। अगर और कुछ बातें अगर आप पढ़ना चाहें तो क्लैरियन क्लिपर्टन जोन प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक विशाल रसातल मैदान, एबेसल प्लेन का मतलब हो गया गहरा, समुद्र के आधार तल के निकट का मैदान है। ये पूर्व में मैक्सिको से लेकर पश्चिम में हवाई द्वीप समूह तक लगभग 6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये क्षेत्र समुद्र तल पर बिखरे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक का मतलब हो गया बहुधात्विक खनिज, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। ये आलू के आकार के पिंड होते हैं जिनमें निकल, कोबाल्ट, तांबा और मैग्नीज जैसी महत्वपूर्ण धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो एक तो यहाँ पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। और इन मिनरल्स के खनन के लिए माइनिंग कोड के मसौदे पर चर्चा की गई आईएसए में, इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। दूसरी जानकारी है कि अप्रैल 2026 में जूकीज जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार इस क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में 24 नई प्रजातियों, और ये प्रजातियां किसकी हैं? एम्फीपॉड्स। एम्फीपॉड्स क्या होते हैं कि जो झींगा जैसे जो जीव होते हैं, झींगा क्या है? एक क्रस्टेशियाई जीव है। तो इसी तरीके की क्रस्टेशियाई वर्ग की 24 नई प्रजातियां इस क्षेत्र में खोज की गई हैं। इस वजह से भी ये जोन चर्चा में बना हुआ है। ये तो होगा चर्चा में बने रहने के कारण। अगली जानकारी है मेकांग नदी जल शासन एवं ऊपरी बांधों का प्रभाव। मेकांग नदी का जो उद्गम होता है वह चीन के क्षेत्र में तिब्बतीय भाग में होता है, और फिर ये नदी तिब्बती क्षेत्र में उद्गमित होने के बाद ये पहले चाइना से होकर बहती है। चाइना के बाद इसका कुछ भाग म्यांमार से होकर बहता है। इसके बाद फिर ये कुछ भाग इसका लाओस से होकर भी बहता है, थाईलैंड से भी है, कंबोडिया से भी है, वियतनाम से भी है, और उसके बाद ये दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी में अपना जल विसर्जित करती है। ये पूरा कोर्स हो गया या नदी का मार्ग हो गया मेकांग नदी का। इतनी बात समझने के बाद अब इसे पढ़ लीजिए। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे महत्वपूर्ण सीमा पार नदी है। सीमा पार नदी उन नदियों को कहा जाता है जो एक से अधिक देशों से होकर प्रवाहित होती है। ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन, जहां इसे लांटसांग कहा जाता है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। और इसका बेसिन लगभग 60 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 60 मिलियन का मतलब हो गया 6 करोड़ लोगों के लिए जीविका का आधार भी है। चर्चा में क्यों है? एमआरसी का नया सामरिक रोड मैप स्ट्रेटेजिक प्लान 2026 से 2030 तक का लॉन्च किया गया। और एमआरसी का मतलब हो गया मेकांग नदी आयोग, मेकांग रिवर कमीशन। नवंबर 2025 में अनुमोदित मेकांग नदी आयोग की नई पंचवर्षीय योजना को अप्रैल 2026 में सक्रिय रूप से लागू किया गया। ये योजना डेटा संचालित निर्णय लेने और प्रभाव केंद्रित बेस प्रबंधन पर जोर देती है, जो पिछले 30 वर्षों के सहयोग का एक बड़ा बदलाव है। अगली जानकारी है कि वियतनाम में लवणता संकट। मार्च अप्रैल 2026 की वैज्ञानिक रिपोर्टों जैसे पबमेड 2026 के अनुसार सूखे के दौरान ऊपरी बांधों से पानी छोड़ने में कमी, क्योंकि जब जल स्तर में कमी हो गई, वर्षा कम हुई, तो जो ऊपरी भाग में जैसे चाइना में, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में जो बांध बने हुए हैं उनसे क्रमिक रूप से नीचे की ओर पानी कम छोड़ा गया। प्रत्येक देश जिससे होकर नदी गुजरती है, सबका प्रयास यही होता है कि हमें अधिक जल की आपूर्ति हो, इस वजह से वे बांध बनाकर नदी के पानी को रोक लेते हैं। तो ऊपरी बांधों से पानी छोड़ने में कमी और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण वियतनाम के मेकांग डेल्टा में लवणता का अभूतपूर्व प्रवेश देखा गया, जिससे कृषि प्रभावित हुई। इन कारणों की वजह से ये मेकांग नदी चर्चा में बनी हुई थी। मेकांग नदी के बारे में कुछ और जानकारी भी दी गई है। इसका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? ऊपरी बांधों द्वारा गाद को रोकने के कारण नदी की जैविक पूंजी में कमी आई है। जैविक पूंजी का मतलब ये हो गया कि नदी आते हुए अपने साथ ऊपरी मार्गों में अपरदन करती है। अपरदन के बाद जो महीन अवसाद होते हैं उनको अपने साथ लेकर आती है, गाद लेकर आती है। वही गाद जलोढ़ मृदा का स्रोत होती है। इसके साथ साथ उस गाद में बहुत सारे वनस्पतियां, बहुत सारे सूक्ष्म जीव इत्यादि पाए जाते हैं। इन सब को कहा जाता है नदी की जैविक पूंजी। तो जब ऊपरी मार्गों में अवस्थित देशों के द्वारा बांध बनाकर नदी का जल रोक लिया,
तो जो गाद है नदी के साथ आने वाली वह भी रुक गई, और गाद के साथ जो विकसित होने वाला जो फ्लोरा फौना है वह भी रुक गया। इससे क्या हुआ कि निचले मार्गों में नदी से संबंधित जो जैविक पूंजी है उसमें कमी आई है। गाद की कमी से नदी तटों की स्थिरता कमजोर हुई है और वियतनाम डेल्टा का संकुचन शुरू हो गया है, क्योंकि जब गाद ही नहीं होगी, डेल्टा क्या है, नदी के साथ आए हुए सूक्ष्म आकार के अवसादों के जमाव से ही डेल्टा का निर्माण होता है। तो जब ऊपरी मार्गों में बांध बनाकर नदी के जल को रोक लिया जाएगा, तो निचले मार्गों से बहते हुए नदी जब समुद्र से मिलेगी तो डेल्टा क्षेत्र में अवसादों की कमी हो जाएगी। इसी वजह से क्या हुआ कि जो वियतनाम के क्षेत्र में मेकांग का डेल्टा है वह संकुचित होने लगा है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20% मछली प्रजातियां बांधों और जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। अगली जानकारी है आर्थिक एवं आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा है। नदी के प्राकृतिक बाढ़ चक्र में व्यवधान ने मछली पकड़ने और पारंपरिक कृषि पर निर्भर करोड़ों लोगों के लिए रोजगार शॉक पैदा किया है। रोजगार शॉक का मतलब हो गया कि रोजगार की कमी पैदा की है। इसके अलावा सूखे के दौरान पानी की कमी से किसानों के बीच ऋण का दुष्चक्र बढ़ा है, क्योंकि जब पानी नहीं है तो सिंचाई नहीं है, सिंचाई नहीं है तो कृषि नहीं है। इस वजह से जो इस नदी पर आधारित जो कृषि व्यवस्था है उसके दुष्प्रभावित होने से जो किसान है उन पर ऋण का बोझ बढ़ा है और वे ऋण के दुष्चक्र में फंसते चले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर पलायन या प्रवास की समस्या बढ़ी है। इसके अलावा चीन नदी के 50% से अधिक बहाव क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। आप देख ही रहे होंगे मानचित्र में, यहां से यहां तक तो केवल चाइना के क्षेत्र में ही ये नदी बहती है। इसके बाद का जो क्षेत्र है वह कई देशों में बटा हुआ है और चीन का जो क्षेत्र है वह ऊपरी भाग में है। चीन नदी के 50% से अधिक बहाव क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। निचले देश अपनी पानी और आर्थिक जरूरतों के लिए तेजी से चीन पर निर्भर हो रहे हैं। जो ऊपर वाला देश पानी छोड़ेगा तभी निचले देशों को पानी मिलेगा। ये स्थिति क्षेत्र में चीन की हाइड्रोहेजिमनी का मतलब होता है जल प्रभुता। हाइड्रो मतलब जल, जल संप्रभुता को मजबूत करती है, जो मेकांग गंगा सहयोग और भारत के हितों के लिए भी संवेदनशील है। इसके बाद की जो जानकारी है वह दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है। दक्षिणी चीन सागर में नई 10 डैश लाइन और मानचित्र परिवर्तन किया गया है। आप पहले 9 डैश लाइन को समझ लीजिए। ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं जो ग्रीन कलर से, ये चाइना का क्षेत्र है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये फिलीपींस का क्षेत्र है, ये मलेशिया का क्षेत्र है, ब्रुनोई का क्षेत्र है, ये इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड है। इसके बीच का ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की लाइन से दिखाया गया है, इनमें लाइंस को मैं अलग कलर से ले ले रहा हूँ। मैं नीला रंग ले ले रहा हूँ जिससे कि आप लोग क्लियर समझ पाए। तो यहाँ पर गिनिए, 1 डैश ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चीन द्वारा 9 डैश खींची गई थी पहले 1947 में, पहले खींची गई थी 11, जिन्हें बाद में 1950 में घटाकर 9 कर दिया गया था। तो चीन ये क्लेम करता है कि ये जो 9 डैश से जो पूरा घिरा हुआ क्षेत्र है ये साउथ चाइना सी का क्षेत्र है और इस पूरे पर अपना दावा करता है। ये साउथ चाइना सी ये दावा करता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, जबकि जो अंतरराष्ट्रीय कानून है या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज है, उसके अनुसार जो अंतरराष्ट्रीय जो जल निकाय हैं उनका बंटवारा अलग तरीके से होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्टिगुअस जोन्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स इत्यादि, टेरिटोरियल बॉर्डर्स इत्यादि, उसके आधार पर होगा। चीन इस बात को मानता नहीं है। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया और 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये निर्णय दिया कि चीन द्वारा इस संपूर्ण दक्षिणी चीन सागर पर जो दावा किया जाता है वह दावा गलत है। लेकिन चीन ने उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय नहीं माना और यहां पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसी घटनाक्रम में चीन एक कदम और आगे बढ़ गया और चीन ने यहां पर जो कि पहले 9 डैश लाइन थी, जिन्हें अभी मैंने आपको दिखाया, फिर से मैं आपको दिखा दूंगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं। तो पहले तो चीन क्लेम करता था कि जो एरिया 9 डैश लाइन से घिरा हुआ है वही हमारा है। 2023 में चीन एक कदम और आगे बढ़ गया और उसने इस ताइवान के पूर्व में एक लाइन और खींच दी।
अब वो क्लेम करता है कि यहां तक का, तो 9 तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन से ही हो गई, जो कि पहले से ही थी। 2023 में उसने एक लाइन ताइवान के पूर्व में और खींच दी और कहा कि अब ये पूरा एरिया जो 10 लाइन से खिंचा हुआ है, ये पूरा एरिया हमारा है, ये पूरा जल क्षेत्र चाइना का है। और 2025 में उसने क्या क्लेम किया कि ये जो 10 डैश लाइन से दिखाया गया जो मानचित्र है, वह चाइना के सभी दस्तावेजों में, चाहे पासपोर्ट हो या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, उनमें अगर चाइना का मैप दिखाना है कहीं पर, तो यही मैप दिखाया जाएगा जिसमें 10th जो डैश लाइन है, 10वीं जो डैश लाइन है, उसको भी अनिवार्य रूप से चीन के भाग के रूप में दिखाया जाएगा। इसी वजह से ये क्षेत्र खबरों में बना हुआ है। अब इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद समझ लीजिए, दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ये चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान से घिरा हुआ है। ये मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। 10 डैश लाइन क्या है? चीन द्वारा जारी एक नया मानचित्र आधारित दावा है जिसने 1947 की पारंपरिक 9 डैश लाइन, 1947 में शुरुआत में 11 डैश लाइन चीन के द्वारा शुरू की गई थी, बाद में उसको बदल दिया 1950 में कि 9 डैश लाइन वाला क्षेत्र हमारा है, लेकिन उसकी जो परिकल्पना की गई थी वह 1947 में ही की गई थी। 10 डैश लाइन चीन द्वारा जारी किया गया एक नया मानचित्र आधारित दावा है जिसने 1947 की पारंपरिक 9 डैश लाइन की जगह ली है। इसमें ताइवान के पूर्व में एक अतिरिक्त 10वीं डैश लाइन जोड़ी गई है जो लगभग 90% दक्षिणी चीन सागर पर चीन की संप्रभुता का दावा करती है। तो पुराना वाला मैप मैंने आपको यहां पर दिखाई दिया था जिसमें 9 डैश लाइन थी, एरिया भी आपने देख लिया था। 10वीं डैश लाइन उसने यहां पर जोड़ दी है, ये रही, लिखा हुआ भी, गिनती भी है यहां पर, गिन सकते हैं आप लोग। ये है, ये ताइवान हो गया। ताइवान के पूर्व में 10वीं डैश लाइन जोड़ दी। पहले तो 9 थी, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और एक इसी में होगी कहीं बीच में हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिछले मैप पर हमने देख ली, इसमें मैप में क्लियर नहीं है। तो 9 तो ये हो गई, इसके साथ साथ जो 10वीं लाइन उसने जोड़ी है वह यहां पर जोड़ दी है। अब वो कह रहा है कि ये पूरा एरिया जो 10 लाइन से घिरा हुआ है, अब ये पूरा एरिया मेरा है। उसने ये वाला हिस्सा जो है ताइवान के पूर्व में, ये भी अपने मानचित्र में शामिल कर लिया है। और मानचित्र में शामिल करने के बाद क्या किया है, पढ़िए। 10 डैश लाइन का आधिकारिक सुदृढ़ीकरण। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी मानक मानचित्र को 2025-26 में चीन के सभी आधिकारिक दस्तावेजों, पासपोर्ट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। ताइवान के पूर्व में 10वीं डैश जोड़कर चीन ने न केवल समुद्री बल्कि क्षेत्रीय संप्रभुता के दावों को नई कूटनीतिक आक्रामकता प्रदान की है कि अब ये जो 10वीं डैश लाइन से भी घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है वह भी हमारा है। फिलीपीन की आसियान अध्यक्षता। अब इसी बीच क्या हुआ कि जो आसियान है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, उसकी अध्यक्षता वर्तमान समय में फिलीपीन के पास में है। तो वर्ष 2026 में फिलीपींस ने नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर थीम के तहत आसियान की कमान संभाली है या अध्यक्ष आसियान का निर्वाचित हुआ है। फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के लिए एक प्रभावी और कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लिए 2026 के अंत तक की महत्वाकांक्षी समय सीमा निर्धारित की है। फिलीपींस का कहना यह है, फिलीपींस और बाकी सारे देशों का भी कहना यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, कंटिगुअस वाटर्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके आधार पर दक्षिणी चीन सागर में संप्रभुता का दावा किया जाना चाहिए। लेकिन चीन ऐसे किसी भी दावे को, ऐसे किसी भी न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता है। लेकिन फिलीपींस ने आसियान की अध्यक्षता करते हुए फिर से दक्षिणी चीन सागर के लिए एक प्रभावी और कानूनी रूप से बाध्यकारी आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लिए 2026 के अंत तक की महत्वाकांक्षी समय सीमा निर्धारित की है। इस वजह से भी ये दक्षिणी चीन सागर चर्चा में है। इसके साथ साथ अगस्त 2025 की ऐतिहासिक नौसैनिक घटना। और एक बात और भी समझने वाली है कि इस क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र है, जो 9 डैश लाइन से घिरा हुआ है, चीन जिस पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, इस क्षेत्र में अक्सर ही
वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, या अन्य जो लगे हुए मलेशिया, ब्रुनेई इत्यादि के देश हैं, उनके मध्य झड़प होती रहती है, विवाद होते रहते हैं। तो अगस्त 2025 की ऐतिहासिक नौसैनिक घटना क्या है? 11 अगस्त 2025 को स्कारबोरो शोल के पास फिलीपीन तटरक्षक जहाज का पीछा करते समय एक चीनी तटरक्षक जहाज और चीनी नौसेना का विध्वंसक पोत या जहाज आपस में टकरा गए। इस घटना ने चीन की ग्रे जोन कूटनीति के जोखिमों और क्षेत्र में बढ़ती सैन्य अस्थिरता को वैश्विक सुरक्षा चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से कोई युद्ध नहीं चल रहा है इन देशों के बीच में, लेकिन चीन क्या करता है कि अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कहीं कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करता है और इन क्षेत्रों में कोई अन्य देश अधिकार ना कर पाए, अन्य देश कोई इस जल क्षेत्र का प्रयोग ना कर पाए, इसके लिए स्पष्ट रूप से कोई खुला, कोई प्रत्यक्ष युद्ध ना करके ग्रे वॉर कूटनीति अपनाता है, छुपे हुए रूप में युद्ध और संघर्ष की स्थितियां बनाए रखता है, जासूसी करवाना, साइबर हमले करवाना, जहाजों का पीछा करना। तो जब ये घटना हुई अगस्त 2025 की, तो उससे पता चलता है कि जो चीन की ग्रे वॉर जोन कूटनीति है, उसके तहत इस क्षेत्र में जोखिम भी बना हुआ है और सैन्य अस्थिरता भी बनी हुई है। भारत फिलीपींस रक्षा सहयोग। भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की सफल आपूर्ति और दक्षिणी चीन सागर में अनक्लोज के सम्मान के मुखर समर्थन ने इस मुद्दे को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक सामरिक स्तंभ बना दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, कनेक्ट करिए चीजों को, कि आपने समझ लिया कि चीन दादागिरी करता है, कि दक्षिणी चीन सागर का 90% एरिया हमारा है। फिलीपींस को जब अध्यक्षता मिली है आसियान की, तो फिलीपींस ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने के लिए और एक बाध्यकारी, जो सभी आसपास के देशों के लिए जो बाध्यकारी आचार संहिता हो, उसके निर्माण के लिए 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की है। उसी समय भारत ने क्या किया है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है। तो भारत और फिलीपींस की मैत्री यहां पर देखी जा सकती है। इससे पता चलता है, और भारत ने यह भी कहा है कि चीन की जो दादागिरी है, चीन का जो संप्रभुता का दावा है, भारत उसको नहीं मानता। भारत कहता है कि जो कुछ भी होगा वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होगा, और अंतर्राष्ट्रीय कानून समुद्र के बारे में कौन डिसाइड करता है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, इसके द्वारा। तो भारत का कहना क्या है? पूरी लाइन फिर से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की सफल आपूर्ति करने, ब्रह्मोस मिसाइलें दी हैं, और दक्षिणी चीन सागर में अनक्लोज के सम्मान के मुखर समर्थन ने इस मुद्दे को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक सामरिक स्तंभ बना दिया है। इस वजह से चीन भारत को भी शंका की दृष्टि से देख रहा है कि जो दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र है, उसमें भारत का समर्थन चीन को प्राप्त नहीं है। इस वजह से ये एरिया भारत के लिए भी स्ट्रेटजिकली महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां पर एक मैंने मैप ले लिया था, जो कि इस स्कारबोरो 11 अगस्त 2025 को स्कारबोरो शोल के पास एक फिलीपीनी तटरक्षक जहाज का पीछा करते समय एक चीनी तटरक्षक जहाज और चीनी नौसेना का विध्वंसक पोत आपस में टकरा गए थे। तो इस एरिया को दिखाने के लिए मैंने ये मैप ले लिया था। यहाँ पर आप देखेंगे, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये साउथ चाइना सी का क्षेत्र है। इस साउथ चाइना सी के क्षेत्र में इस वाले भाग में है स्कारबोरो शोल, एक छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र। तो आज की क्लास में इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके परीक्षा में आप लोगों के लिए काम में आएगी। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।